हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यदि आप मैनेजर से लीडरशिप के रोल पे जा रहे हैं तो आपको ऐसे कौन सी स्किल्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाएंगे। लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है इफेक्टिव स्ट्रेटजी का, और खासकर सेल्स स्ट्रेटजी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं और आपको आपका बिजनेस का लगभग लगभग काफ़ी बड़ा शेयर उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसे फंक्शन है जो आपको हमेशा के लिए ही बिजनेस रन करने के लिए इंपॉर्टेंट बने रहते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस किसी भी महीने में कम नहीं होती है, वो कंटिन्यू बने रहते हैं। तो आज हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपको सेल्स स्ट्रेटजी जो है उसको परफेक्ट कैसे बनाना है, या फिर एक विनिंग सेल्स स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग इसको लेके कई बार गलत समझ लेते हैं कि यदि आपकी एक्सपीरियंस हैं और आप ऑलरेडी इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में या फिर इस रोल पे एज अ सेल्स लीडर हैं तो आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग होगी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी नई कंपनी में जाते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको उसकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि उस प्रोडक्ट के कितने कॉम्पिटिटर हैं, उस प्रोडक्ट के कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर, उस प्रोडक्ट के कितने फ्यूचर में कस्टमर मार्केट है। ये सारी बेसिक डिटेल्स जो हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है और आपको अपने आप को अपडेट भी करते रहना है। तो इसलिए आपको कस्टमर जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है वो सब चीज़ एक रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दीजिए और उसको आपको रेगुलर करते रहना है। और इसके बाद ये जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से हैं, आपके प्रॉस्पेक्ट क्या है, मार्केट साइज़ क्या है, आपको कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको जब आ जाता है तो इसके ऊपर एक एनालिटिक्स रन करना होता है। तो डेटा एनालिटिक्स इस चीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास डेटा आ रहा है वो काफ़ी मुश्किल से आ रहा है, काफ़ी मेहनत करके आ रहा है, और उस डेटा को सही तरीके से एनालिसिस करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ उस डेटा में रहने वाली इन्फॉर्मेशन को आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और उस का यूज़ करना आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा सही मैसेज सही आदमी तक कब पहुंचेगा। वो डेटा आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता है, और जब आपके पास इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है तब आती है यूएसपी की। आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, लोग आपकी कंपनी को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों देंगे। अच्छा, अब ये करने के लिए तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि मेरी कंपनी का ये यूएसपी है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपका यूएसपी जो कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद, मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बाद जो आपको गैप मिला है, क्या उससे मैच हो रही है, या फिर आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। सर फॉर द एग्जांपल, एक वेंडर जो है जो प्राइस एडवांटेज देता है और आप भी बोल रहे हैं मैं भी प्राइस एडवांटेज ही दूंगा, लेकिन जब आपने मार्केट रिसर्च करी थी उसमें तो प्राइस जैसी कोई बात आई नहीं थी। पीपल आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट प्राइसेस, दे आर मोस्टली कंसर्न अबाउट द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। तो आपका ये जो गैप है ये आपको फिल करना होता है। तो आपका जो यूनिक सेलिंग प्राइस यूएसपी जो होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो यूएसपी जो आपका होता है, उसको आपको अपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच कर लेना चाहिए। ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा एक लीड जनरेट करने में और सही लेवल का कन्वर्सेशन क्रैक करने में अपने कस्टमर्स के साथ में। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि आपके अकाउंट्स क्या रहेंगे। सो नॉर्मली 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक जो रेगुलर बिजनेस आपको देते रहते हैं, जो और कुछ होते हैं की अकाउंट्स जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड लोगोस भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी के लिए आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में हमारा पोटेंशियल ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको उन की अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर डेडिकेटेड लोगों को लगाना है ताकि वो उन अकाउंट्स को मिस ना कर पाए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दे देना है, क्योंकि वो एक की अकाउंट्स आपके लिए एक हो सकता है रिस्पेक्टिव पोजीशन बनाने में या फिर कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज दिलाने में काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। तो की अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपके जो ये हैं रिसोर्सेज हैं उन्हें ठीक तरीके से उस पर डिप्लॉय करें। आपका रोल एकदम आइडेंटिफाई होने के बाद अच्छे से ये चीज़ उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस रोल पे काम कर रहा है, कौन अकाउंट मैनेज पे काम कर रहा है, कौन लीड जनरेशन पे काम कर रहा है। तो लोगों का अपने टीम का जो रोल डिफाइन है वो आप बहुत अच्छे से कर दें ताकि कोई क्रॉस फंक्शनल या कन्फ्यूजन ना हो। ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम करता है कि कई बार आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि बॉल जब ऊपर से आ रही है 2-3 लोग कैच लेने दौड़ते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, कैच छूट जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए कि आपका
जो टीम है उनका सबका सारे इंडिविजुअल लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पाइपलाइन जनरेशन। तो पाइपलाइन जनरेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसे मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, तो मैं उसे अच्छे से कवर करना चाहता हूँ। तो आपका पाइपलाइन जनरेशन या फनल जनरेशन का जो टॉपिक है उसे हम सेपरेटली एक वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आपका जो सेल्स टीम है या फिर मार्केटिंग टीम है, आपको एनकरेज करना है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगी चीज़ों को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करने में, जैसे कि CRM टूल होते हैं या फिर MIS ऑटोमेशन होते हैं या फिर आपका मेलिंग ऑटोमेशन होते हैं। सो कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो टीम है वो उन रेगुलर जॉब में बिजी रहती है जिन्हें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई प्रोसेस है जिसको आप लगता है कि अरे तो रोज़ ही यही काम करते हैं, तो ट्राई कीजिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, क्योंकि ये इन चीज़ों के लेके काफ़ी कुछ एक तो स्ट्रेस होता है, क्योंकि सिस्टम में यदि इन काम को आपने नहीं किया है तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनकी इंपॉर्टेंस तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, सेम टास्क होते हैं, जिससे कि आपकी टीम का काफ़ी कुछ एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। तो आप ऑटोमेशन की तरफ उसको ध्यान दें ताकि वो अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ये इस तरह की जो रिपीटेटिव चीज़ें हैं, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करना या फिर इस तरह के जो भी काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों को या फिर फाइनेंस को अपडेट करना या फिर फाइनेंस को रिमाइंडर भेजना, कस्टमर को पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेजना, इन चीज़ों को जितना हो सके उतना ऑटोमेट करने की आप कोशिश कर दें। ओके, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो टीम है, इस टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहें, उन्हें डेवलपमेंट करते रहें, उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव होती है, हर साल होती है, लेकिन पर्सनली भी आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी टीम में यदि कोई चीज़ है, कोई ऐसा स्किल है जो मिसिंग है, तो आपको उसको ध्यान देना चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है अपने टीम की पर्सनालिटी समझने के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने जब कवर किया था कि टीम की पर्सनालिटी समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक ये भी था कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को आपको कैसे यूज़ करना है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि एक आपका टीम प्लेयर है जो कि बाकी टीम प्लेयर से किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स में लैग कर रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर स्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको उसके ऊपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया, मैं उसको थोड़ा कवर करता हूँ कि आपकी सारी टीम मेंबर्स में जितने हैं, सारी टीम मेंबर्स अलग अलग है और उनके स्किल्स भी अलग अलग है। तो आप ये मत सोचिए कि आप एक सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन का टॉपिक रखेंगे और हर कोई आएगा और हर कोई उससे सीख के चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उस कम्युनिकेशन में अच्छे हैं और वो उस ट्रेनिंग में हैं, तो जो लोग इस कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं वो उनको डिस्टर्ब कर देंगे या फिर उनको कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो तो उस तरह की ट्रेनिंग में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो थोड़ा साय फील करते हैं और वो ठीक तरीके से ट्रेनिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है टीम को, टीम के स्किल्स को, उस हिसाब से ही आपको उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपका जो मेजरमेंट है, उसको मेजरमेंट पे जो मेज़र है, आप अपने परफॉर्मेंस को रेगुलर करते रहें, कितनी लीड्स आ रही है, कितना क्लोज हो रहे हैं, इन सब चीज़ को करते रहें। और यदि आपको लगता है किसी भी एक पॉइंट पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप इंप्रूव करें। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि सही क्वांटिटी में लीड जनरेशन के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, सही क्वांटिटी ऑफ मार्केटिंग की तरफ से मेल्स नहीं भेजे जा रहे हैं, सही क्वांटिटी में आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वहाँ पे नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपकी जो लीड जनरेशन प्रोसेसेस है या फिर कस्टमर का जो फनल क्रिएट करना है वहाँ, या फिर कस्टमर के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं वो उतनी नहीं हो रही हैं, तो आपको इन सब चीज़ को मेजर करते रहना है और मेजर करते इसको इंप्रूव करना है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। उनने एक प्रोसेस तो बना दी, लेकिन वो उस चीज़ को मेजर नहीं करते हैं कि आपकी मार्केटिंग टीम ने इस महीने में कितने सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, उन सोशल मीडिया कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट क्या था, उसके थ्रू आपकी टीम ने कितने मेल्स भेजे हैं या फिर मेल के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है या फिर रिस्पॉन्स आने के बाद कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितने कॉलिंग हुई है। ये सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेजर नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अल्टीमेटली जो आप जो क्लाइंट फेसिंग लोग हैं या फिर जो टारगेट कैरी कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं यदि आपने इनको इम्प्रूव नहीं किया। और ये गैप मैंने खुद पर्सनली इंडस्ट्री में देखा है कि सब कुछ होते हुए भी लोग उन्हें रेगुलर मेजर नहीं करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो भी स्ट्रेटजी आप बनाते हैं आपकी
इसके लिए कंपनी के लिए, आपकी सेल्स टीम के लिए, उसके लिए 2 तरह के गोल होने चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म गोल होना ही चाहिए कि अगले कुछ दिनों में हम क्या करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को प्रोसेस को करेंगे। लेकिन एक बार वो होने के बाद आपका लॉन्ग टर्म जो गोल होता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल को जब आप डिवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म गोल में, तो आपके लिए एक प्रोसेस आती है। तो प्रोसेस को रेगुलेट करना, प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपको ईयर एंड में XYZ नंबर का बिजनेस करना है, उसके लिए आपको कितने लोगों को हायर करना है, आपकी टीम कैसी रहेगी, किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन क्या क्या काम करेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल आप पकड़ लीजिए, जिसको आपको महीने 2 महीने में कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपका जो ईयर एंड है या फिर जो आफ्टर 5 ईयर्स का जो आप टारगेट है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उन सब चीज़ को आप ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि आपको एक विनिंग स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन विनिंग स्ट्रेटजी बनाना इतना आसान काम नहीं है कि जैसे आप समझ पाएँ। इसके लिए आपको जो मैंने प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस को रेगुलर देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि विनिंग स्ट्रेटजी में अक्सर एक छोटा सी गलती भी हो जाती है ना, तो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। आपका कोऑर्डिनेशन भी यदि गलत हो गया बाकी टीम प्लेयर से या फिर बाकी डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे काफ़ी गलती हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आपको रेगुलर देखते रहना चाहिए। एज अ लीडर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, कोई भी डिस्कशन करना है, कोई चीज़ डिटेल में समझना है, ऑब्वियसली आप यदि एक लीडरशिप रोल पे जा रहे हैं तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको एक सही ट्रस्टेड बंदा चाहिए होता है, जिससे आप ओपनली डिस्कस करें, जो आउट ऑफ आपकी कंपनी का होगा। क्योंकि कई बार कंपनी में या फिर ट्रेनिंग्स में आप उतने ओपनली नहीं बोल पाते हैं, ये सोच के कि लोग शायद ये समझ लें कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। सो वो ओपनली डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन यदि आप ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट अंडर दिस वीडियो। हम उसे ओपनली डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी इश्यूज रहेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसे हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे इन टच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।